मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का किया समापन। दीपोत्सव के आयोजन को लेकर तैयारियों की भी की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी है भारत का गहना गीत गाया। गंगा नदी में आम लोगों का जुड़ाव मजबूत करने के उद्देश्य से गंगा उत्सव की नई दिल्ली में हुई शुरुआत। वाराणसी और प्रयागराज सहित देश के 150 जिलों में मनाया जाएगा उत्सव। कानपुर के चकेरी में जीका वायरस के मिले 6 और संक्रमित मरीज। प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए चकेरी में हाई अलर्ट घोषित। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का समापन किया और अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त को किया था और इसका आयोजन प्रदेश के 16 जिलों में किया गया। रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन जन के हैं और सभी की आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता की भावना से ही रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम के आदर्शों को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर योजना बनी है। नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे, इसीलिए रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की भाषाओं में रामकथा का विमोचन भी किया गया। रामायण कॉन्क्लेव के इस आयोजन में कलाकारों, साहित्यकारों, मानस मनमज्ञों एवं कवियों ने रामकथा के विभिन्न पहलुओं पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संगोष्ठी, परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन आदि में प्रतिभाग किया। भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम, इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है। लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा, उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व ये तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थलों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजन को अयोध्या में ही समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के श्री चरणों में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी के जल को अर्पित किया, जिसे उन्होंने परम सौभाग्य बताया और कहा कि ये जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध कराया है, जिसे काबुल से एक बालिका ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ये उस बालिका के ही नहीं, अफगानिस्तान में आतंक के साए में जी रहे लोगों के साथ अन्याय और लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था की भावना को प्रदर्शित करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी किया और साथ ही 5वें दीपोत्सव की तैयारियों का गहराई से अध्ययन भी किया। दीपोत्सव की तैयारियों के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय कलाकारों और रंग कर्मियों ने धर्म आधारित रंगारंग प्रस्तुति की। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। राम संपूर्ण विश्व के जन जन में व्याप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी
यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है, वैसे काबुल में काबुल नदी है। तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर यहाँ पर आया था, तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। वहां वे COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में 30,000 से भी अधिक प्रतिनिधि और 100 से ज्यादा देशों के नेता जलवायु कार्रवाई और वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी COP26 के अलावा ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में गंगा उत्सव की शुरुआत की। गंगा उत्सव 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। इस साल गंगा उत्सव समारोह आजादी के 75 साल और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए चल रहे समारोह का हिस्सा है। इस वर्ष का उद्देश्य गंगा उत्सव 2021 को भारत के विभिन्न नदी घाटियों तक ले जाने और नदी उत्सव समारोह को बढ़ावा देना है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने गंगा उत्सव के माध्यम से आम लोगों का नदी से जुड़ाव को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 4 सालों से इस आयोजन ने नदियों से सभी वर्ग के लोगों का जुड़ाव स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया है। हम सब जानते हैं कि देश की 40% से ज्यादा आबादी जो है वो उसकी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है, उसका जीवन गंगा पर निर्भर है। आज इस समय में जब पूरी दुनिया में हो रहे सारे जो चेंजेस हैं, जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में जो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, और उसके कारण से जो चुनौतियां बन रही हैं, पूरा विश्व जब उन चुनौतियों को लेकर के व्यथित भी है, चिंतित भी है, भयभीत भी है, तब हम सब लोगों के सामने ये अवसर है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन सब वर्षों में, इन सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
रविवार को चकेरी क्षेत्र में 6 और जीका वायरस से संक्रमित रोगी मिले हैं। इन रोगियों में से 4 महिलाएं हैं। अब तक मिले कुल 10 संक्रमितों में से 3 एयरफोर्स कर्मी और 7 सिविलियन हैं। एयरफोर्स कर्मियों के बाद आम लोगों से जीका के हमले से हड़कंप मच गया है। शहर में अब तक जीका के कुल 10 रोगी पाए गए हैं, जिसके कारण चकेरी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रोगियों के बढ़ने के कारण दिल्ली और लखनऊ में भी बेचैनी बढ़ गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र के संदिग्ध लोगों को उनके सैंपल लेकर केजीएमयू लखनऊ और पुणे भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए हैं। तक 10 मामले जीका के सामने आए हैं पॉजिटिव, और पहले दिन से ही एहतियाती कदम तो सारे ही उठाए जा रहे हैं। सारी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। 50-60 टीमें बना के जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जा रही है। 50 टीमें सैंपलिंग की काम में लगी हुई हैं। 70 से 100 टीमें जो है रोज हाउस टू हाउस सर्विलांस का काम कर रही हैं। नगर निगम अपना फॉगिंग करा रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। सब तरह की निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। 3 किलोमीटर का जोन बना के कंटेनमेंट जो उसमें सारी एक्टिविटी सघन रूप से की जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड एवं रोजगार पंजीकरण कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार करा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को क्यूवे नंबर मिलेगा, जो पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण निःशुल्क है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने 11 लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड का वितरण किया। श्रम सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा व विवाह, स्वास्थ्य, रहने के लिए मकान आदि की चिंता अब नहीं करनी पड़ती। केंद्र सरकार 20 रुपए प्रति कार्ड का भुगतान कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ स्टेज में बैठे हैं, ये कार्ड बना सकते हैं क्या? नहीं, इसमें कहा गया है जिसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है प्रोविडेंट फंड का, जो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, उस तरह से व्यक्ति का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आंगनबाड़ी के कर्मी, मनरेगा में काम करने वाला श्रमिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, ऐसे लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का ही प्रोविडेंट फंड जमा होता नहीं है, इन लोगों का ही कोई टैक्स जमा होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और हम लोग टारगेट कर दिए हैं कि यूपी सरकार कम से कम 6 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और अभी तक 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, हमारा मंत्री जी ने कहा, हमारी श्रम मंत्री ने, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको यूएन नंबर एक मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, जिसको हम लोग ई श्रम कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड मिलने के साथ ही साथ उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे अगर कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु होगा वो व्यक्ति को, उस परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हस्तिनापुर मेरठ के गंगा किनारे खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। महेंद्र सिंह ने कहा कि जितना कार्य वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किया, उतना किसी ने नहीं किया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटें लाएगी। कहीं कुछ भी हो रहा, उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से खुशहाल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसी का परिणाम था कि हर चुनाव में कमल का फूल खिल रहा है। 2014 आपने देखा, 2017 आपने देखा, 2019 आपने देखा, उपचुनाव आपने देखा। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मोदी और योगी के साथ खड़ी है। हम 350 के पार जाएंगे और फिर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इंदौर से हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद प्रयागराज अब देश के 12 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। इंदौर से चली हुई फ्लाइट पहली बार प्रयागराज पहुंची तो नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के 32 महानगरों से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से जल्द ही कई अन्य शहर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहे हैं। पहले दिन की फ्लाइट में तकरीबन 40 यात्री इंदौर से प्रयागराज आए। यात्रियों का कहना है कि पहले ट्रेन व बस से इंदौर से प्रयागराज जाने व आने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन अब वे तकरीबन 1 घंटे में ही ये दूरी तय कर रहे हैं। यात्रियों ने इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया और प्रयागराज को देश के कुछ अन्य शहरों से भी हवाई मार्ग से जोड़ने की मांग की है। सब उड़े, सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एयरपोर्ट का जाल बिछाया गया है, प्रयागराज उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ से कितनी सारी फ्लाइटें शुरू हुई। आज इंदौर से जो फ्लाइट आई है पहली, माननीय बहुत ही यशस्वी, तेज तर्रार युवा भारत सरकार के मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी ने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया और कल कानपुर से कई सारी फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। जब हम इस सरकार में, हमारे सरकार बनी 2017 में और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई, उस वक्त केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए और जो हवाई यात्रा है, हवाई यात्री जो पैसेंजर हैं, उसमें 3 गुने की वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश में केवल 24 जगह उड़ान थी, आज 75 जगह से ज़्यादा उड़ानें हो रही की योजना है और इससे मैं समझता हूँ इंडिया बहुत जल्दी एक हो जाएगा कि इस फ्लाइट से हर एक को कनेक्ट करने की इन्होंने जो सुविधा और कंफर्टेबल इनवैलिड्स के लिए बड़ी अच्छी सुविधा दी हुई है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है इनवैलिड्स आदमियों को और मैं समझता हूँ कि इंडिया में ये चीज़ें जल्दी फैलेंगी और इंडिया का नाम अच्छा वो रोशन हो जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और खाद्य प्रसंस्करण और नियोजन राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने देश विरोधी ताकतों के पक्ष में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयानों की तीखी निंदा की। आगरा में एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वे T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर नारेबाजी करने वाले 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनकी जीत पर खुशी जाहिर करते हैं, ये देशद्रोह है। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है, वो आतंकवादियों को हमेशा प्रश्रय दिया, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बनने वाले मतदान अर्हता को रखने वालों के साथ अन्य आम जनमानस को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में एक रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में आज से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है, जिससे आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे छूटे हुए लोगों के नाम बढ़वाने, अनावश्यक नाम को कटवाने के साथ संशोधन आदि करवाने के लिए लोग जागरूक हों। इस तरह का अभियान प्रत्येक माह में 4 दिन चलाया जाएगा। छात्राओं ने बताया कि हम लोग आम जनता को मतदान के लिए रैली के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। रैली निकालने का यह उद्देश्य है कि आम जनता लोग मतदान के लिए जागरूक हो, अपने वोट डालें और अपना अधिकार अपने अधिकार के लिए उत्सुक हो। जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, इस समाज को, इस देश को, हर एक मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में आज से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। उसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार की रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न तहसीलों में, ब्लॉक में भी प्रारंभ किए गए हैं। चौरी चौरा आंदोलन के 100 वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा आज से एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। लखनऊ के अलीगंज स्थित केंद्रीय भवन के दूसरे तल पर प्रकाशन विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। 5 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने किया। प्रदर्शनी में आजादी के अमृत महोत्सव और देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले वीर सपूतों पर आधारित पुस्तकें आकर्षण का केंद्र हैं। देश को एकजुट करने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित दुर्लभ चित्रों पर आधारित एक पुस्तक भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पुस्तक का उल्लेख किया है। प्रदर्शनी में पुस्तक खरीदारी पर विशेष छूट भी दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जो पब्लिकेशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। इस प्रदर्शनी के अवसर पर जो कुछ छूट भी जो है दी जा रही है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए कुछ चित्र जो रेयर हैं, दुर्लभ हैं, वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और उनकी जीवन परिचय को अच्छी तरह से जानने के लिए लोग जो है, युवा वर्ग जो है इसको ले सकता है, क्रय कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। इससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से विधिक जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्वकालिक सचिव अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम गांव-गांव तक हर व्यक्ति को विधिक जानकारियों से अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चों के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया, जिससे ये बच्चे लोगों में विधिक सेवा के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए समुचित विधिक जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती का इसलिए रखा गया कि एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि के बारे में उनको भी जानकारी हो कि किस तरीके से उन्होंने देश को संगठित किया और देश को एक किया, है ना, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था देशी रियासतें। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो अमृत महोत्सव है, एक प्रतीकात्मक तिथि ली गई है, लेकिन पर्पज़ वही है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लोगों को जो है निःशुल्क न्याय मिले और अगर वो ये चाहते हैं कि हमें न्यायालय ना आना पड़े तो वैकल्पिक न्याय की भी व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगी कि जैसा कि विदित है, इस वर्ष हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। यह हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका का बहुत ही बड़ा ही योगदान है। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। दोनों ही तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती से स्टार्ट होकर के बाल दिवस के दिन तक चलेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका के द्वारा जो भी सुविधाएं एवं दी जा रही हैं, जन जन तक, घर घर तक वो पहुँच की। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया है। इसमें हम लोग ने बताया है कि हमको अपने फंडामेंटल राइट्स और साथ ही जो विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसमें जैसे हम लोग अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की व्यक्तित्व से हम लोग प्रभावित हैं, उनकी लीडरशिप्स और उनके कर्तव्य को देखते हुए एकता के समक्ष हमने सबको जागरूक किया है। हर साल आयोजित होने वाला भारत हस्तशिल्प महोत्सव लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस 15 दिवसीय महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति का प्रदर्शन होगा। आयोजनकर्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे और विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 28 राज्यों की हस्तकला, हस्तशिल्प, लोक कला, लोक संस्कृति
और साथ में जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ की हस्तकला, हस्तशिल्प और वहाँ के सांस्कृतिक को लखनऊ वासियों को देखने का मौका मिले और संपूर्ण भारत एक छत के नीचे हो जहाँ पे हर तरह की चीजें आपको देखने को मिले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना, स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही साथ बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रतियोगिता के माध्यम और मंच के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला, लोक संस्कृति को उजागर करना और उसको आम जनमानस तक पहुंचाना। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के फूड है, फन जोन है, झूला है, जुरासिक पार्क है, डायनासोर है, यानी बच्चों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन और बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा, जानकारी, तमाम सारी चीजें वहां पर मिलेंगी और उनको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसी प्रयास के तहत यह पूरा भारत हस्तशिल्प महोत्सव कराया जा रहा है। चित्रकूट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। इस मेले में संस्थान में स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नेत्रहीन बालिकाओं द्वारा अपने हाथों से प्रशिक्षण के दौरान निर्मित मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलबत्ती, मिठाई के डिब्बे आदि की बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। खरीदार आलोक कुमार का कहना है कि आज के इस कार्यक्रम को देखकर लगता है कि वास्तव में नेत्रहीनों के अंदर बहुत प्रतिभा होती है। निश्चित ही ये सब लोग अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के अभिन्न अंग बनेंगे। मैं दृष्टि संस्थान में स्वरोजगार की ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलबत्ती आदि सामान बनाना सीखा है, जिसमें आज दिवाली का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे मैं अपने बनाए हुए सामानों को यहाँ पे बेच रही हूँ। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सामान को खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं दृष्टि में रोजगार प्रशिक्षण सीखती हूँ और यहाँ कई प्रकार की मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, लाई, गट्टे, मिठाई के डिब्बे, दलिया आदि चीजें बनाती हूँ और पैक करती हूँ। आप लोग आइए और मेरा सामान खरीदिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में भी ये सब बना के अपने घर का सब अच्छे से चला सकती हूँ। मैं यहाँ पर स्वरोजगार की ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसमें मैंने फूलबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, लाई गट्टे आदि की पैकिंग की ट्रेनिंग ले रही हूँ। आज हमने दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लाई गट्टे आदि सामान रखे गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहां दीपावली मेला लगा करके लोकल फॉर वोकल की एक सोच पैदा करके उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने का काम किया था, उसी तरह से आज चित्रकूट में दृष्टि संस्था द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया, जहां पर इस संस्था में बच्चे जो भी बच्चियां पढ़ती हैं वो बच्चियां पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं और उसके बाद भी इन्होंने एक बड़ा प्रयास किया। मैं जिस तरह से मोमबत्तियां बनाना, अगरबत्तियां बनाना, आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी है भारत का गहना गीत गाया। गंगा नदी से आम लोगों का जुड़ाव मजबूत करने के उद्देश्य से गंगा उत्सव की नई दिल्ली में हुई शुरुआत। वाराणसी और प्रयागराज सहित देश के 150 जिलों में मनाया जाएगा उत्सव। कानपुर के चकेरी में जीका वायरस के मिले 6 और संक्रमित मरीज। प्रभावित क्षेत्रों कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए चकेरी में हाई अलर्ट घोषित। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें और भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।